नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक दल अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी बिना वक्त गंवाए लोकसभा चुनाव में जो कमियां रह गई उसको सुधारकर विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जीत मुकम्मल करने के लिए ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने अपने विधायकों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाएं और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाए। मंत्री और विधायकों को निर्देश जारी किया गया कि अपने क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें, यानी कि जनता के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां दोनों दलों में कार्रवाई की चर्चा भी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी में तो बड़े ऑपरेशन की चर्चाएं भी हो रही हैं, जो केंद्र में सरकार बनने के बाद हो सकती हैं। अब विधानसभा की तैयारी कितनी मुकम्मल साबित होगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा के बाद अब हरियाणा में कहीं ना कहीं सियासी जो उठापटक है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 और 5 का जो रेशियो में सीटें आई हैं वो वाकई में एक चुनौती बीजेपी के लिए जरूर होंगी विधानसभा चुनाव में। और उस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, यह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व पर एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे कि आखिरकार किस तरह से आगे की रणनीति पार्टी बनाएगी और कैसे कांग्रेस के बढ़ते कदम को थाम पाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, क्या है तैयारी, अब विधानसभा की है बारी। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 90 विधानसभाओं में से 46 में कांग्रेस, इसमें से 4 में आम आदमी पार्टी और 44 में बीजेपी ने बढ़त पाई है। इसलिए इन चुनाव से सबक लेते हुए दोनों बड़ी पार्टियों ने अब समीक्षा कर लेने के बाद पब्लिक कनेक्ट बढ़ा दिया है। कांग्रेस जहां विधानसभाओं में जाकर लोगों से संपर्क बढ़ा रही है, वहीं बीजेपी ने तो विधायक दल की बैठक में फैसला लिया है कि सीएम, मंत्री और विधायक फील्ड में, खासकर गांव में जाकर रात्रि विश्राम करें, ताकि मतदाताओं से संपर्क बढ़ सके, उनकी बात सुनकर उन्हें भरोसा दिया जा सके। हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज्यादा हमारा है, और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जाकर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। यही नहीं, बीजेपी में तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की भी चर्चा है, जो केंद्र में सरकार बनने के बाद अमल में लाया जाएगा। जैसे विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन हुआ, यानी बड़े पैमाने पर टिकटों पर कैंची चलाना। सारे विधानसभाओं में जाएंगे और जो एक मोर्चा तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हरियाणा में, अब दूसरा मोर्चा जीतने के लिए हम अपना कार्य शुरू करें। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को अब महज 4 महीने ही बचे हैं। अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में चुनाव के लिए सितंबर में ही आचार संहिता लग जाएगी, यानी 100 दिन में ही सब कुछ होना है। और यकीन मानिए, विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से ज्यादा मशक्कत होनी है, क्योंकि ये चुनाव जिले के नेताओं का अपना चुनाव और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए हो जाइए तैयार, यहाँ भी 100 दिनों वाला ही एजेंडा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब प्रदेश में जो सियासी सुगबुगाहट है वो अब तेज हो चली है और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी आस्तीनें कसने का काम पार्टियां कर रही हैं। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, जो कहीं ना कहीं कमियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए जिससे कि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो जाग सके और भरोसा बनाया जा सके। देवेंद्र, सवाल यह है कि अब विधानसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है हरियाणा में, किस तरीके की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, क्योंकि अभी से अपनी जो पाशें हैं वो कसनी शुरू हो गई हैं, कहीं ना कहीं पासे फेंक रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहें कसी जा रही हैं। यह दावा किया जा रहा है कि तुझसे बेहतर में और तुझसे बेहतर में। देखिए सौरभ, लोकसभा के हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए तो मैं ये कहूंगा बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जिस तरीके के 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकली हैं, 10 की 10 सीटें जीतने की हुंकार भरी जा रही थी, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व था या हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, सब एक ही हुंकार भरे थे कि 2019 की तरह 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने के लिए उनकी झोली में डालनी है। इस तरह की ललकार थी, इस तरह की हुंकार थी, लेकिन उसमें से आधा ही मिल पाया। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस मैं समझता हूं विधानसभा चुनाव में 5 सीटें पाकर गदगद है। दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक मीडिया में इंटरव्यू भी आया, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 सीटें और भी आ सकती थी। वो बता रहे थे करनाल के बारे में भी, करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री 25-30 हजार वोटों से जीत सकते थे। इस तरह के हालात बने हुए थे, लेकिन उनका मार्जिन ज्यादा रहा। शायद वो अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कह रहे थे कि पूरे दमखम से चुनाव करनाल सीट पर नहीं लड़ा गया, वरना ये अंतर जीत हार का जो था 25-30 हजार रहता। फरीदाबाद के बारे में उन्होंने प्रदेश प्रभारी ने, कांग्रेस ने कहा है कि वो उनको जबरदस्ती चुनाव जितवाया गया विरोधी पार्टी को। तो उनका यह कहना था कि अगर संगठन हमारा मजबूत होता, संगठन बन गया होता लोकसभा चुनाव से पहले, तो शायद कांग्रेस 8 सीटें जीतती। खैर, कांग्रेस के हिस्से में जो भी आया, कांग्रेस गदगद है, मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस वाले विधानसभा चुनाव को एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, लोकसभा चुनाव जब तक नहीं हुए थे, जब तक कैंडिडेट टिकट अनाउंस करे थे, उससे भी पहले की बात, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि भले ही मोदी जी आ जाएं, हैट्रिक लगा दे, बीजेपी जीत सकती है, हरियाणा से भी सीटें ले जा सकती है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की राह मुश्किल होगी। ये परसेप्शन बना हुआ था कई महीनों से। तो कांग्रेस अब ये समझती है कि उनको 50-50 करके एक बड़ी सफलता कांग्रेस के हाथ लगी है और विधानसभा चुनाव को एक बड़े अवसर के तौर पर देख रही है। मेरे को लगता है जिस तरीके भूपेंद्र हुड्डा, चूंकि बहुत बड़े नेता हैं, बहुत राजनीति को बारीकी से जानते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो पूरा चुनाव लड़ा गया, 5 सीटें ही नहीं जीती। उनके बेटे ने भी जो 7,500 से चुनाव हारा था 2019 में रोहतक से, 3,30,000 से एक बड़ी जीत हासिल की है। तो कांग्रेस के हौसले बुलंद है। भूपेंद्र हुड्डा को मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर फ्री हैंड मिलने वाला है और वो सत्ता में कांग्रेस को ला सकते हैं, ये उनके विरोधी भी मानते हैं। तो हुड्डा के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है। बीजेपी को अब अपनी कमी पूरी करनी है, जैसा नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं, जो कमियां रह गई समीक्षा में आई है, उन कमियों को दूर करेंगे और पूरी बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सांसद बन गए, इन सब के लिए अब ये जरूरी है कि प्रदेश सरकार को महफूज रखना, प्रदेश सरकार को यहां भी हैट्रिक बनाना, जिस तरह की मोदी जी की जिन परिस्थितियों में जैसी भी हैट्रिक बनी है, तो हरियाणा में भी बीजेपी को सरकार बचाना, सरकार के जितने हरियाणा के बड़े नेता हैं, विधायक है, सांसद है, उनकी जिम्मेदारी है और केंद्रीय नेतृत्व। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास से। महेश, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं उसका असर विधानसभा के आने वाले चुनाव में कितना पड़ता नजर आएगा? जो नेक टू नेक फाइट हमने लोकसभा के चुनाव में देखी, क्या वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक इन लोकसभा चुनाव के दौरान झेलना पड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मोदी के खिलाफ माहौल है। उन्हें लगता था कि मोदी की लहर है, अब की बार 400 पार और
यही आत्मविश्वास की स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। दरअसल जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी के लोग अब नाकाम होने लगे। उन्हें लगने लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सच है और लोगों को वही मानना पड़ेगा। जब इस तरह के परिदृश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आगे बढ़ने लगते हैं तो उसके बाद जो जमीनी हकीकत है वो उनसे दूर हो जाती है और यही परिस्थिति लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली। अब जिक्र यहां पर विधानसभा चुनाव का करें तो बहुत बड़े चुनौती का सामना, बड़ी चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना है। बड़ी चुनौती मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर फिर भी मोदी के खिलाफ अगर लहर थी तो मोदी के समर्थन में भी बड़ी तादाद में लोग थे, जिसकी वजह से ये 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई। लेकिन अगर मोदी का नाम विधानसभा चुनाव में नहीं होगा तो फिर ना तो मनोहर लाल खट्टर के बस की बात है और ना ही नायब सिंह सैनी के बस की बात है। जो एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त हरियाणा प्रदेश में लहलाती ढाठे मारती नजर आ रही है, उस एंटी इनकम्बेंसी को झेलना भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद बेहद बेहद मुश्किल होने वाला है। और यही वजह है कि यहां लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उससे संतुष्टि यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहे खुद के लिए जाहिर कर ले, चाहे कहे कि वोट परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ये मोदी के नाम पर है। अगर नायब सिंह सैनी के नाम पर जनादेश मांगने की कोशिश की तो जमीनी हकीकत सामने आ जाएगी। उससे पहले अगर मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को सामने रखकर अगर वोट मांगने की कोशिश की तो फिर जमीनी हकीकत सामने आ जाएगी। यही दिक्कत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि विधानसभा का चुनाव भी अब मोदी के चेहरे को सामने रखकर यहां हरियाणा प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से शुरुआत का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 10 कैंडिडेट्स का ऐलान किया और शुरुआत में कैंडिडेट्स के नाम पर वोट मांगने शुरू किए। उसके बाद बीच रास्ते में यानी कांग्रेस के टिकटों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी थी कि उनके चेहरों पर वोट नहीं मिल रहा है और ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। तो उसके बाद रणनीति में परिवर्तन किया गया और मोदी के चेहरे को सामने रखकर कैंडिडेट्स के बारे ये कहा गया कि कैंडिडेट कोई भी हो, कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है और मोदी के नाम पर वोट दें, राम मंदिर के नाम पर वोट दें। अब वही स्थिति यहां पर पलटती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के चुनाव होंगे लेकिन मुझे यकीन है कि मोदी के नाम पर वो वोट मांगने की कोशिश की जाएगी। मोदी का चेहरा सामने होगा, ना तो मनोहर लाल खट्टर और ना ही नायब सिंह सैनी के चेहरे में वो क्षमता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी को वो झेल पाए। तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि बड़ी चुनौती यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है और कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो संगठन का नहीं होना, भीतर घात। सबसे बड़ा जो जहर है यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये पीना पड़ेगा, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र में आपने 10-10 उम्मीदवार तो तैयार कर दिए। बदली परिस्थितियों में इन्हें विधानसभा के सपने भी आने लगे हैं, लेकिन जब 10 में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो बाकी 9 क्या करने वाली है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जननायक जनता पार्टी और तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इसी पर अपनी नजर टिकाए रखेंगे कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जिताऊ था, जिसे टिकट नहीं मिल पाई, उसे जो है भागकर जननायक जनता पार्टी, दूसरे राजनीतिक दल, बसपा अपने अपने टिकट थमाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो पूरा गणित है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अब भीतर घात का सामना यहां पर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग थी, यहां इतने ज्यादा संख्या में जो है प्रबल उम्मीदवार नहीं थे। हालांकि गिनती में 30-32 जरूर आ रहे थे, लेकिन जो असल दावेदार थे वो 1 या 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा नहीं थे। लेकिन अब एक एक विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आपने इन 10 सालों के दौरान 10-10 उम्मीदवार पैदा कर दिए और 10 के 10 में से 5 में कहूंगा कि सीरियस कंटेस्टेंट है और अच्छा खासा अपना वजूद हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं। किसी एक को टिकट दिया तो कांग्रेस का क्या हाल होगा अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वीरेन जी, जो परिणाम हमने देखे हरियाणा की लोकसभा सीटों पर, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस गदगद है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन के बीच जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, उसमें तस्वीर तो साफ हुई कि कहीं ना कहीं इसने उत्साह जरूर भरा कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब ऐसे में कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देखिए, सबसे हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हुई, वहां तो देवेंद्र फडणवीस अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो फजीयत हुई उसके लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। मतलब पार्टी की 5 सीटें चली गई और किसकी नैतिक जिम्मेदारी है, कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई आगे बढ़कर नहीं आ रहा। अब वही देखिए, विधायकों को पहले ही कहा गया था वे गांव में रहें, गांव में रात बिताएं, लोगों से संपर्क करें। अब पार्टी कार्यालय में बैठने की भी बात हुई थी कि पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुने, उनकी मन की बात जाने। ये सब बातें तो पुरानी है, लेकिन उस पर कोई भी व्यवस्था हुई नहीं है, प्रभावी ढंग से लागू हुई नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी रोष है। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी रोष उभर कर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी होती है? प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब ये देखना है, पार्टी के लिए जातीय समीकरण पार्टी को देखना है
क्या पंजाबी समुदाय से संजय भाटिया को बनाना है, या एससी वर्ग से कृष्ण पवार को बनाना है, या मनीष ग्रोवर को बनाना है? ये मतलब पार्टी के लिए तो बड़ी समस्या है ही है। और सबसे बड़ी अब जो समस्या आने वाली है प्रदेश अध्यक्ष के साथ, अब भूपेंद्र हुड्डा स्वतः ही उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है, इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए तो राज्यसभा की सदस्यता स्वतः चली जाती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा? या संजय भाटिया होंगे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर टिकट के लिए अपना जो त्याग किया, या सुनीता दुग्गल होगी जिनका टिकट पिटा। मतलब वो सुनीता दुग्गल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला चेहरा राज्यसभा में गया नहीं है। अब देखा जाए तो हालांकि कृष्ण पवार एससी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से सुनीता दुग्गल भी हो सकती है, ब्राह्मण से कार्तिकेय शर्मा है, ओबीसी वर्ग से वहां पर पहले ही हैं। तो ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के लिए अब उम्मीदवार का तलाश करनी होगी, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी। देखिए संगठन की जहां तक बात है, संगठन का तो कांग्रेस में कभी नहीं है, और कांग्रेस में जो स्थिति रहने वाली है वो आज भी दिखाई दिया। आज दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने 4 नवनिर्वाचित सांसद उनके साथ थे, लेकिन कुमारी शैलजा नहीं आई, कुमारी शैलजा को बुलाया भी नहीं गया होगा। तो अगर ये कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होता, पार्टी कार्यालय में होता, तो कांग्रेस के 5 सांसद वहां जुटते तो एक एकरूपता का संदेश जाता। ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में तो गुटबाजी रहने वाली है, और आज साफ दिखाई दे भी रहा है और आगे भी दिखाई देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस हार से क्या सबक सीखा, ये तो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय होगा, चर्चा होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आज बड़ा स्पष्ट किया, और उन्होंने कह दिया कि अपने हार के लिए कर्मचारियों को दोषी ठहराना गलत बात है, गलत परंपरा, ये आदर्श व्यवस्था नहीं है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा, हमारे संगठन के अंदर हमारे काम में जो कमी रही उसे स्वीकार करना होगा। आप कर्मचारियों पर दोषारोपण कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर आकलन करना है, भारतीय जनता पार्टी के क्या प्रत्याशियों का चयन गलत था? क्या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देना, अशोक तंवर को टिकट देना, क्या ये उचित था? ये तो पार्टी स्तर पर अब जो हो गया वो तो हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। देवेंद्र जी कह रहे थे बीती ताई बिसार दे, अब आगे के लिए सूद लेनी है। आगे की सूद लेने का मतलब है कि आपको कार्यकर्ताओं के पास जाना है, कार्यकर्ताओं के जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी बात सुननी है, उनको महत्व देना है। ये दूसरे दलों से अगर आए हुए कार्यकर्ताओं नेताओं को आप गले लगाते रहोगे तो आपका जनाधार खत्म हो जाएगा। कार्यकर्ताओं की पीड़ा की बात सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की आपको जो है आवाज बनना पड़ेगा। तो ये पार्टी के स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है, और इसमें संगठन मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। अब जो संगठन मंत्री फरविंदर नाथ शर्मा है, दादा है, उनकी बड़ी भूमिका बढ़ जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सवाल मुख्यमंत्री तो एक ही के पास है। सवाल कई हैं और इसमें कहीं ना कहीं मंथन करने की भी जरूरत है। बीजेपी को सवाल यह भी है कि जो मुद्दे लोकसभा में थे, विधानसभा के मुद्दे उससे इतर होंगे, ये जाहिर सी बात है, लेकिन जो नाराजगी थी वो नाराजगी जनता की अब दूर कैसे करेगी पार्टी? वीरेंद्र जी देखिए, नाराजगी तो है, नाराजगी में उसमें अब उसको दूर करने की बात है। देखिए भ्रष्टाचार का पर अंकुश लगाना है, और इसके अलावा आप देखिए प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी समस्या है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सरकार कैंप भी लगाने जा रही है, लेकिन समस्या तो जो कि त्यों है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए टैक्स सरकार ने वसूलना है, प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने वसूलना है, और लोग धक्के खा रहे हैं। लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती। मतलब इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपने उसको यशी कंपनी को तो भुगतान कर दिया, लेकिन लोग धक्के खा रहे हैं। इसके पास सरकार के पास कोई निदान ही नहीं है। आपने परिवार पहचान पत्र के लिए लोगों को कठिनाई हो रही है, लोगों की पेंशन कट गई है। तो मतलब लाभार्थी हैं वो ठीक है, लाभार्थी को आपको लाभ देना चाहिए, लेकिन उनमें आप लाभ देने के बाद उनको वंचित कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह कल महेश जी कह रहे थे कि आप जिन लोगों की जो पेंशन के वास्तविक हकदार थे, जो सरकारी योजनाओं के पात्र थे, उन्होंने अपनी आय बढ़ाने के लिए आईटीआर भर दी उसके बाद, लेकिन उनको अवसर तो देना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है वीरेंद्र जी, और जो अवसर नहीं दिया गया उसका ही असर परिणामों में देखने को भी मिल रहा है। जनता की नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। देवेंद्र, केंद्र में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की शपथ लेने के बाद ऑपरेशन नया तैयार होगा, क्या ऑपरेशन होगा, क्या हो सकता है? देखिए सौरभ, जैसे नायब सिंह सैनी समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कह रहे थे कि जो जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे, उनको दूर करेंगे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हम इन कमियों को दूर करेंगे। दूसरी बात सौरभ मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, दरअसल पहले लोकसभा चुनाव होते हैं मई में, और उसी साल अक्टूबर में हरियाणा के होते हैं। 2004 में हुए, 9 में, 14 में, 19 में और अब 24 में। अभी 4-5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री पहली बार बने 14 में और 19 में, उन्होंने हरियाणा में रैलियां की और अपना प्रभाव छोड़ा। शायद उसकी वजह भी थी कि बीजेपी की
पहली मर्तबा 2014 में सरकार बनी बिना किसी गठबंधन के। पहले बीजेपी बैसाखी के रोल में रही। पिछले 20, 25, 30 साल की राजनीति देखे, डॉक्टर मंगल सेन, चौधरी देवीलाल होते थे। हर बार कभी बंसीलाल के साथ बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाई, कभी चौटाला के साथ, कभी देवीलाल के साथ। 2014 में जब से मोदी जी आए, बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाई 14 में और चलाई। 19 में हालांकि मेजोरिटी नहीं मिल पाई, जजपा के साथ मिलकर बनाई और अब तीसरा ऐसा मौका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हरियाणा में आते हैं जब चुनाव प्रचार करने के लिए, विधानसभा चुनाव होंगे, तो उनका अपना प्रभाव है, उनकी जो लोकप्रियता है, शायद बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। लेकिन प्रदेश नेतृत्व की जहां तक बात है, संगठन की जहां तक बात है, इस बार लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी के लिए नहीं कर पाया प्रदेश नेतृत्व, उसकी वजह अलग अलग कारण है। पूर्व मुख्यमंत्री से नाराजगी थी, सरकार की तमाम मुद्दे देवेंद्र हमने देखे, की नाराजगी, किसानों की नाराजगी। लेकिन बीजेपी थोड़ी उम्मीद कर सकती है अगर कमियां अपनी दूर कर ले विधानसभा चुनाव में, और मोदी जी जब प्रचार करने हरियाणा में आएंगे तो बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये ठीक है देवेंद्र, समय थोड़ा कम होता क्या है। बिल्कुल। महेश, हमने देखा यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान, तमाम राज्यों में देखा कि स्ट्रेटेजी जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगाई वो सोशल इंजीनियरिंग कमाल की थी। यानी कि मुस्लिम यादव का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं दांव पे नहीं लगाया, बल्कि वो नेता चुने, वो उम्मीदवार चुने जिनकी जनता के बीच पकड़ थी। इस तरीके से क्या बीजेपी कुछ सीख लेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश से कुछ सबक लेने की जरूरत है, हरियाणा की सीटों के परिणामों से कुछ सबक लेने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक लेने की जरूरत है तो जनता की सुनने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं की सुनने की जरूरत है, अपने छोटे नेताओं की बात को, उनकी आवाज को सुनने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा परिदृश्य यहां पर देखने को मिल रहा था, वहां पर सिर्फ मोदी और अमित शाह बोलते थे और बाकी पूरा देश सुनता था। ना किसी नेता को, ना किसी कार्यकर्ताओं को, सिर्फ यस सर, यस बॉस, और इससे बाहर कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रदेश स्तर के नेताओं को अपनी बात कहने का कोई मौका शायद ही कभी दिया गया हो। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता की अगर बात को सुनने की कोशिश करेगी तो वास्तविक जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से समझ पाएगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी सबसे बड़ी जो चिंता थी वो इसी बात को लेकर थी कि मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकर्ताओं की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बदले जो चीफ मिनिस्टर हैं यहां नायब सिंह सैनी सेल्फी बहुत ज्यादा खिंचवा रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं की आवाज वो सुन रहे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो उस पर क्या वो अमल कर रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि सीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही लोकसभा का चुनाव आ गया था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो चुनावी मोड में नायब सिंह सैनी नजर आ रहे थे। अब अगर कार्यकर्ताओं की आवाज जो है नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी आवाज को पहुंचा पाए तो वास्तविक परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो अलग किया वो ये किया कि जनता के बीच जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरे थे उन्हें टिकट थमाने का काम किया। सोशल इंजीनियरिंग इसका एक फैक्टर था ही, जिसकी वजह से बड़ा फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ। लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसका फायदा मिलेगा, शॉर्ट में बताइएगा सर। देखिए, पार्टी को अब काम चाहिए, जो है कार्यकर्ता भी काम चाहते हैं, जनता भी काम चाहती है, वैसी ही छवि बनानी पड़ेगी। अब देखिए, मोदी जी अंबाला में आए, वहां पार्टी हार गई। गोहाना में गए, मोदी जी रैली की, वहां सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी हार गई। भिवानी महेंद्रगढ़ जीत गए, जो क्योंकि वहां चरखी मतलब वहां पर रैली की थी उन्होंने महेंद्रगढ़ में। लेकिन अब ये लोग काम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात को समझना होगा कि लोग जो है काम चाहते हैं, जो वायदे आपने किए हुए हैं जनता से उन्हें पूरे करने का अब समय है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष के लोगों ने, नेताओं ने, दिग्गजों ने अब विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, क्योंकि जनता के बीच जाना बेहद जरूरी है। अगर आपको अपने पक्ष में माहौल बनाना है, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटों को तब्दील करना है परिणामों में, तो जनता के साथ जुड़ाव बेहद जरूरी है। अब रणनीति किस तरीके की होगी, विधानसभा को लेकर बीजेपी क्या कुछ मंथन करेगी, यह बड़ा सवाल है। और उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि अब से 2 से 3 महीने बाद होने हैं, उसमें देखने को मिलेगा। ये तो समय ही बताएगा कि कब तैयारियां होंगी और कब परिणाम किस तरीके का निकलकर सामने आता है।